तो इससे लास्ट वीडियोज़ में हमने अम्ल और क्षारकों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके सभी हमने अभिक्रियाएं भी देख ली थी, क्षारकों की भी देख ली थी। अब इस वीडियो में हमने शुरू करना था सूचकों से। ठीक है, हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है वो है हमारे सूचक। ठीक है, सूचकों के बाद हम पढ़ेंगे लवण। तो सूचक क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सूचक पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी अब हम इसमें डिटेल में जाएंगे। तो सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें एक विलयन की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। ठीक है, कैसा है, अम्लीय है या क्षारकीय है। सूचक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति या कह सकते हो हमें पौधों से मिलते हैं। दूसरे होते हैं कृत्रिम। कृत्रिम जो होते हैं ये खुद हमें लैबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम का इंग्लिश वर्ड होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो हमारे इंडिकेटर्स या कृत्रिम जो सूचक होते हैं ये लैब में भी बनाए जा सकते हैं या लैब में ही बनते हैं। ठीक है, फिर तीसरे होते हैं हमारे गंधीय सूचक। ठीक है, अब ये गंधीय सूचक क्या होते हैं अभी बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक दोनों ही रंग के अनुसार बताते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारीय है। ठीक है, और गंधीय सूचक जो होते हैं ये केवल गंध के अनुसार बताते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही किसके अनुसार बनाते हैं, रंग के अनुसार बताते हैं। ठीक है, और गंधीय सूचक किसके अनुसार बताते हैं, गंध के अनुसार बताते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचकों में जो मोस्ट कॉमन है, जो हमने पढ़ा भी है, लिटमस। लिटमस के बारे में आप जानते हैं कि लिटमस जो अम्ल होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो लिटमस को, नीले लिटमस को किस में परिवर्तित करते हैं, लाल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, नीले से लाल बना देते हैं। अगर हम एक लिटमस पत्र के ऊपर अम्ल डालेंगे तो उसका रंग जो होगा नीले से कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक क्षारक डालेंगे तो वो उसका उल्टा होता है, लाल से नीला। अब लिटमस जो है आपकी बुक में 2-3 ही दे रखे हैं ये प्राकृतिक। इसमें से एक लाल पत्ता गोभी जो होती है उसका रस दे रखा है। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का जो रस होता है, अगर उसके साथ मतलब उसमें हम एक अम्ल को टेस्ट करेंगे, अगर हम अम्ल को टेस्ट करेंगे ना तो उसका रंग जो होगा वो लाल होगा। ठीक है, लाल पत्ता गोभी की बात कर रहा हूँ। अगर हम उसमें एक क्षारक को टेस्ट करेंगे तो उसका रंग जो होगा वो हरा हो जाएगा। ये लाल पत्ता गोभी का है। फिर एक आता है आपका हल्दी का रस जो होता है, हल्दी जूस जिसे टर्मरिक जूस बोलते हैं। ठीक है, हल्दी का रस जो होता है, हल्दी का कलर आप जानते हैं पीला होता है। ठीक है, तो जब भी इसके साथ एक अम्ल को मिलाया जाता है ना तो इसका रंग कोई भी नहीं बदलता, मतलब ये पीला ही रहता है। ठीक है, अम्ल के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, बदलाव नहीं आता, पीले का पीला ही रहता है। लेकिन क्षारक के साथ मिलने पर ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, अगर आप हल्दी के जूस में एक क्षारकीय विलयन को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपड़े धोने के बाद मान लो आपकी जो शर्ट है या कुछ भी है, कोई भी कपड़ा है, उस पर आपके हल्दी का दाग लगा हुआ है, जब आप उसे साबुन से धोएंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए ये लिखेंगे आप, क्योंकि जो साबुन होता है ना उसके अंदर एक क्षारक होता है। ठीक है, क्षारक से अभिक्रिया करने पर हल्दी का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी 1-2 नंबर में इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी MCQ में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई हल्दी की बात। हल्दी के बाद एक हाइड्रेंजिया एक नामक पौधा होता है, उसके फूल का रस भी निकाला जाता है। ठीक है, उसके फूल का रस निकाला जाता है। जब हम उसके फूल के रस में अम्ल को मिलाते हैं, यानी कि हम अम्ल टेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रंग जो होता है वो नीला हो जाता है। ठीक है, नीला होने के बाद मतलब ये तो अम्ल के लिए हो गया। यदि हम उसी के मतलब उस फूल के रस से हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि वो क्षारक है या नहीं है, अगर वो क्षारक होगा तो उसका जो रंग होगा वो गुलाबी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्षारक के लिए हाइड्रेंजिया के फूल का जो रस होगा वो कैसा होगा, गुलाबी होगा। अम्ल के लिए वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो ये हमने करी प्राकृतिक सूचकों की बात, जो हमें प्राकृतिक सूचक आपकी बुक में बताए गए हैं उनकी बात हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब हम करेंगे कृत्रिम सूचकों की बात। कृत्रिम सूचक जो है आपकी किताब में 2 ही दे रखे हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन आप अभी सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही दे रखा है तो हम सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है, जब हम इसे अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जैसे मान लो फिनोफ्थलीन का कोई पहले कलर है, ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर या अम्ल के लिए टेस्ट करने पर फिनोफ्थलीन जो होता है वो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन। मतलब रंगहीन होने का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई भी कलर ही नहीं होता। उसका मतलब ये है कि जो पहले उसका कलर था वो भी गायब हो जाता है। मान लो पहले उसका नीला कलर था, अब अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर वो रंग जो होगा वो
गायब हो जाएगा, नीला रंग गायब हो जाएगा, इसे रंगहीन कहते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन जो होते हैं अम्लों के लिए कैसे हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन क्षारकों के लिए ये जो फिनोल्फ्थलीन होता है ये गुलाबी रंग में परिवर्तित होता है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन क्षारकों के लिए किस में होता है, गुलाबी रंग में परिवर्तित होता है। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये सब आप नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कृत्रिम दूसरा सूचक जो है वो मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लाल होता है। ठीक है, लाल हो जाता है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर ये आपका पीला हो जाता है। ठीक है, अम्ल के साथ जब मिथाइल ऑरेंज अभिक्रिया करेगा तो वो लाल होगा, और जब वो एक क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो पीला हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्राकृतिक सूचक। अब आते हैं हम गंधीय सूचकों पे। तो गंधीय सूचक भी आपकी बुक में 2 ही बता रखे हैं। ठीक है, 2 बता रखे हैं, कौन कौन से हैं। एक तो प्याज का रस है। ठीक है, प्याज जो होती है जानते हो आप, तो प्याज का जो रस होता है वो भी एक गंधीय सूचक का काम करता है। यानी कि यहाँ पर अम्लीय और क्षारकीय प्रवृत्ति के अनुसार एक सूचक की गंध बदल जाती है। जब हम प्याज के रस को एक अम्ल को, मतलब हम प्याज के रस से एक अम्ल टेस्ट करते हैं ना, मान लो हमने उसके ऊपर एक अम्ल डाल दिया, तो वहाँ से एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण का मतलब होता है एक बहुत ही तीखी, चुभने वाली। ठीक है, तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण गंध इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो तीक्ष्ण गंध होती है ये चुभने वाली गंध, जैसे आप प्याज की जानते हो ना, प्याज की जो गंध होती है वो कैसे होती है, उसी तरीके की बहुत तीव्रता से एक गंध आती है, बहुत तेज़ी से एक गंध आती है, जिसको तीक्ष्ण गंध बोला जाता है। अम्ल के साथ प्याज का रस जब अम्ल के साथ टेस्ट किया जाता है तो कौन सी गंध मिलती है, तीक्ष्ण गंध। लेकिन क्षारक के साथ हमें प्याज की गंध में कोई भी गंध नहीं मिलती है। अगर आपने किसी को, मतलब आप क्षारक टेस्ट कर रहे हो और क्षारक को जब आप प्याज के रस के साथ टेस्ट करोगे ना तो आपको कोई भी गंध नहीं आएगी। सेम चीज़ वनीला के साथ होती है। वनीला जो होता है, एक चीज़ होती है, वनीला जो होता है जब आप क्षारक के लिए उसको टेस्ट करोगे ना, क्षारक के साथ उसे टेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको कोई गंध देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अम्ल के साथ अगर आप देखोगे तो जो वनीला की गंध होगी वो ही अम्ल के साथ भी गंध रहेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि वनीला जब अम्ल के साथ हम उसको चेक करते हैं तो जो उसकी गंध होती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। लेकिन क्षारकों के साथ जो गंध होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, कोई भी किसी भी तरीके की गंध हमें नहीं आती है। तो ठीक है, तो ये हो गए हमारे सूचक। अब सूचकों में एक सबसे बड़ा सूचक है जिसका नाम है पीएच, और ये आपकी बुक का, आपके इस चैप्टर का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, पीएच। अब पीएच जो है इसको सार्वभौम सूचक बोला जाता है। सार्वभौम का मतलब है ये दुनिया में हर किसी भी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें किसी की भी प्रवृत्ति जाननी है ना तो हम उसके लिए पीएच का उपयोग कर सकते हैं। उसका विलेन बनाओ और पीएच का उपयोग करो। यहाँ पर ये जो पी है और इसका एच जो है, पी का जो मतलब होता है वो होता है पोजेंस, इसको पढ़ा जाता है पोजेंस। ये एक जर्मन शब्द है। पोजेंस का मतलब होता है पावर। क्या होता है इसका मतलब, पावर, यानी कि प्रबलता। ठीक है, किसकी प्रबलता, अब इस H का मतलब है हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की प्रबलता या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि एक अम्ल होता है या एक क्षारक होता है, दोनों ही H+ आयन छोड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही H+ आयन छोड़ते हैं, और ये मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो क्षारक हो चाहे वो अम्ल हो, दोनों ही H+ आयन छोड़ते हैं। जिसमें H+ आयन की मात्रा ज़्यादा होती है वो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, और जिसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है और OH- आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, सांद्रता कहते हैं हम इसे। ठीक है, मात्रा को सांद्रता भी कहा जाता है। तो एक विलयन है जिसमें H+ आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, वहीं पर OH- आयन भी होगा लेकिन उसकी जो सांद्रता होगी वो कम होगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, पीएच के अनुसार एक स्केल बना दिया। स्केल का मतलब एक लाइन बना दी जिसमें हमने 1 to 14 तक गिनतियाँ लिखी। गिनतियों के अनुसार हमने लिखा कि जो चीज़ बनेगी, यानी कि अम्ल और क्षारक के अभिक्रियाओं से जो चीज़ें बनेंगी या कोई भी विलयन होगा, अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और हमें उसकी प्रवृत्ति जाननी है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को देखकर उसकी प्रवृत्ति हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो ये जो 7 मैंने लिखा है ना, अगर किसी की पीएच वैल्यू जब हमने उसको टेस्ट किया और उसका जो ये जो रंग, ये जो होता है ना, ये रंग के हिसाब से आता है, बेसिकली रंग के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से, रंग। अगर आप देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में तो आपको इसी चार्ट में बहुत सारे रंग दे रखे होंगे। ठीक है, तो रंग के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक उदासीन जो है, मतलब कोई भी जो विलयन होगा वो उदासीन विलयन होगा। मतलब क्या, उदासीन का ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारकीय है। ठीक है, अगर उसका जो पीएच है वो 7 से छोटा आ जाता है, पीएच 7 से छोटा आ जाता है, मान लो 6, 5, 4, 3, 2 जो भी आ जाता है, ठीक है, उसके अनुसार हम बोलेंगे कि वो अम्लीय है।
कैसा है वो, अम्लीय होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति मिलेगी और 7 से ऊपर जाएंगे तो हमें क्षारकीय प्रवृत्ति मिलेगी। अगर 7 से बड़ा आ रहा है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारीय, या फिर इसे क्षारकीय भी बोला जाता है, ठीक, क्षारीय प्रवृत्ति होगी। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली। अब इस चीज़ से जो रिजल्ट होता है वो क्या निकल के आता है, देखो आपकी बुक में ना एक इस तरीके का डायग्राम दे रखा होगा, ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके बना रखा होगा एक डायग्राम, ठीक है। उसमें दे रखा होगा कि H+ आयन और इधर भी H+ आयन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक अम्ल हो या क्षारक हो, दोनों में ही H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं। तो यहाँ से अभी हमने पढ़ा था pH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के आयन की प्रबलता, तो हाइड्रोजन आयन की प्रबलता ही हम बता रहे हैं। जैसे जैसे आप 7 से 1 की तरफ जाओगे, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 7 से नीचे जाने पर H+ आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जब H+ आयन बढ़ रहे हैं तो विलयन भी कैसा हो रहा है, अम्लीय हो रहा है, ठीक है। देखो नीचे अगर आप आओगे 7 से नीचे आकर H+ आयन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 7 से नीचे आ रहे हैं तो हमारा जो विलयन मिलना चाहिए हमें अम्लीय मिलना चाहिए ना। और अगर हम इधर जाते हैं तो H+ आयन जो होते हैं वो घटने लगते हैं, ठीक है। क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। जब हम इधर जा रहे हैं तो H+ आयन घट रहे हैं, तो मतलब 7 से ऊपर अगर आप जाओगे तो हमें कौन सा विलयन मिलेगा, क्षारकीय या क्षारीय विलयन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, कब कौन सा विलयन होगा। अगर वो 7 पे रुक गया, मान लो उसकी वैल्यू 7 आ रही है, तो वो 7 पे रुकने पर ही उसे उदासीन बोलेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि अगर वो 6.9 हुआ तो, या 7.1 हुआ तो, अगर वो 7 से हल्का सा भी बढ़ा है, 0.01 भी बढ़ा है ना, तो हम उसे बोलेंगे उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है। अगर करेक्ट 7 है, अगर करेक्ट 7 है तभी उसे उदासीन बोला जाएगा। अगर वो 7 से हल्का सा भी बड़ा है या हल्का सा भी छोटा है तो हम उसे बोलेंगे अम्लीय है या क्षारकीय है, ठीक है, या क्षारकीय होगा। क्लियर। तो ये होती है हमारी pH की वैल्यू देखना, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि एसिड यानी कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों ही जल में घुल जाते हैं, लेकिन सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम केवल क्षार बोलते हैं, क हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें केवल क्षार कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये हमारा pH वैल्यू को लेकर सारा कुछ हो गया। अगर किसी विलयन की pH वैल्यू 7 तो उसकी जो प्रवृत्ति है उदासीन, अगर किसी की pH वैल्यू 7 से छोटी तो अम्लीय प्रवृत्ति, अगर किसी की pH वैल्यू 7 से बड़ी तो क्षारीय प्रवृत्ति। अगर हम 7 से नीचे आएंगे तो H+ आयन की सांद्रता या मात्रा बढ़ेगी, अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे तो H+ आयन की मात्रा या सांद्रता कम हो जाएगी। अगर आपसे पूछे ना कोई, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपको एक विलयन बोला जाएगा A है और दूसरा विलयन बोला जाएगा B है, ठीक है, विलयन 2। अब बोलेंगे कि A की जो pH का मान है ना वो 8 है, ठीक है, और B का जो pH का मान है वो 13 है। तो इसमें हमें ये बताओ किसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, मतलब कि 14 से जब हम नीचे आते जा रहे हैं तो H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब 8 पर हमें H+ आयन ज़्यादा मिलेंगे ना, ठीक है। 13 तो यहीं होगा लेकिन 8 तो यहाँ होगा ना, तो हम इधर आए तो H+ आयन बढ़े। तो इसका मतलब ये है कि जो A होगा ये होगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का ही, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, लेकिन H+ आयन की सांद्रता किस में ज़्यादा होगी, 8 वाले में ज़्यादा होगी, और इस वाले में जो H+ आयन की सांद्रता होगी वो कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो हमारे पास हमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, जैसे A है, B है और C है, ठीक है। A का जो pH मान है वो आपको बोल दें 2 बोल दें, ठीक है, 2 बोल सकते हैं। B का जो pH मान है वो 7 बोल दें, और C का जो pH मान है वो मान लो आपको 11 बोल दिया। तो अब हमसे पूछेंगे कि A की, B की और C की अम्लीय प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति लिखो कि इनकी प्रवृत्ति क्या होंगी। तो A की प्रवृत्ति हमें साफ साफ दिख रही है, 7 से कम है तो कौन सी प्रवृत्ति होगी, अम्लीय होगी। 7 है तो उदासीन, अगर C 11 है तो क्षारीय। ये चीज़ क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इन A और B में से कौन सा प्रबल क्षारक होगा। तो जो 14 के पास ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पास होगा 14 के, वो प्रबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब हम 7 से इस तरफ जाएंगे तो हमें क्षारकों की प्रबलता बढ़ती हुई मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्षारकों की प्रबलता बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन अगर हम 7 से नीचे आएंगे तो हमें अम्लों की प्रबलता बढ़ती हुई मिलेगी। समझ गए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जो एक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल से बोला जाता है, CH3COOH। ये जो होता है ना, ये एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो H+ आयन की मात्रा होगी वो बहुत कम होगी। इसी तरीके से अगर ऐसे करके हम डायग्राम बनाना चाहें तो ये H+ आयन की मात्रा है, सांद्रता है।
अगर हम यहाँ जाएँ तो हमें यहाँ पर HNO3 मिल जाएगा। HNO3, आपका H2SO4 और आपका HCl, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। इनमें H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एसिटिक अम्ल में इसकी मात्रा कम होती है। इसी तरीके से अगर हम बेस के बारे में देखें तो बेस जिसमें जितने H+ कम होंगे वो उतना ही क्षारकीय होगा, ठीक है। तो क्षारकीय के लिए अगर हम यहाँ देखें तो NaOH जो होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षारक होता है, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी एक प्रबल क्षारक होता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें NH4OH, ठीक है, NH4OH, तो ये जो होता है ये एक दुर्बल क्षारक होता है। तो ये हो गया हमारा इनकी प्रबलता और दुर्बलता। तो ये चीज़ आपको पता हो, समझ में आ गई होगी पीएच क्या होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलो पीएच वाला हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या प्रभाव होते हैं मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। देखो 3-4 तरीके के प्रभाव हैं जो आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। उसमें सबसे पहला प्रभाव ये लिखा हुआ है कि हम इंसान और पेड़ पौधे जो होते हैं ये पीएच को लेकर बड़े संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील का मतलब पीएच का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारी त्वचा पर पड़ता है। हमारा जो शरीर है ना, मानव शरीर जो है या जो पौधों का जो भी इनका जो भारी शरीर होता है वो 7 से लेकर 7.8 तक की पीएच रेंज के बीच में रहता है। मतलब अगर इतना पीएच होगा ना हम तभी ज़िंदा रह पाएंगे। यानी कि ज़िंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इससे ज़्यादा का पीएच हुआ और इससे कम का पीएच हुआ तो हमारी जो स्किन होगी ना, मतलब ऐसा कह सकते हो कि हमें बहुत सारी परेशानियाँ होने लग जाएंगी। ये जो रेंज होती है इसी रेंज के बीच में, यानी कि 7 से लेकर 7.8 तक हम आराम से खुल कर रह सकते हैं। मतलब हमें कोई भी परेशानी पीएच को लेकर तो नहीं होगी, ठीक है। अब हमें ज़्यादातर बोला जाता है कि आप पहली बारिश में मत नहाओ। तो पहली बारिश में नहाने का मतलब मना करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है क्योंकि आप जानते हो कि सीज़न की जो पहली बारिश होती है वो जो, जैसे मान लो आपकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पूरे 6 महीने पहले फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो हवा के अंदर कितनी धूल मिट्टी होती है, कितने केमिकल्स जमा हो जाते हैं। तो जब सीज़न की पहली बारिश होती है ना तो वो केमिकल्स उस पानी के साथ नीचे आते हैं और उस पानी के साथ वो केमिकल मिलकर ना उस जो हमारी वर्षा का जो पानी होता है उसका जो पीएच मान होता है वो आपका 5.6 से भी कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 5.6 से भी कम हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो मानव शरीर जो होता है वो 7 से 7.8 तक के बीच में रह सकता है। अगर इससे हम नीचे गए तो हमारी जो त्वचा होगी इस पर जलन होने लगेगी, बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी। तो पीएच मान तो इतना हो जाता है। यही कारण होता है कि आपको मना करते हैं कि आप सीज़न की पहली बारिश में मत नहाओ। और ऐसी वर्षा को जिसका पीएच मान, ऐसी वर्षा जिसके जल का पीएच मान 5.6 से कम हो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पीएच का जो दैनिक जीवन में पहला प्रभाव है वो ख़त्म हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में। अब हमारा जो पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र के भी अंदर भी हमारा पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। अब क्या रोल होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है इसके अंदर HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? HCl का निर्माण होता है। तो ये जो HCl है ना, कभी कभी क्या होता है ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। कैसी मात्रा में उत्पन्न हो जाता है? ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। तो HCl जब ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, हमें पेट दर्द होने लगता है। तो ऐसे समय पर हम कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे इनो ले लेते हैं, गैसोफास्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सबको लेने का मतलब ये होता है क्योंकि ये जो होते हैं ना ये क्षारकों से बने होते हैं और हमने पढ़ रखा है कि एक क्षारक ही एक अम्ल के एक्शन को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। एक क्षारक ही एक अम्ल को ख़त्म कर सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्षारकीय होती हैं। इनो हो गया, आपका गैसोफास्ट हो गया, ये सब क्षारकीय होती हैं। और जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, जब हमारे पेट में HCl की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमें जलन होने लगती है तब हम ये चीज़ें लेते हैं, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को एंटासिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटासिड बोला जाता है। एंटासिड का मतलब जैसे इनो, जो एसिड की जो मतलब एसिड का जो इफेक्ट है, एसिड का जो असर है आपके पेट के अंदर उसे ख़त्म कर दे, एंटासिड, ठीक है। तो ये हमारे पाचन तंत्र के बारे में बात हुई। फिर बात करते हैं मिट्टी की। अब कुछ पेड़ पौधे होते हैं, या ऐसा समझ लो कि हर एक तरीके के पेड़ पौधे को हर एक तरीके की मिट्टी नहीं भाती। मतलब एक पौधा हर एक जैसी मिट्टी में नहीं हो सकता। एक पौधे के लिए एक ही मिट्टी चाहिए होगी, यानी कि उसका जो पीएच मान है वो एक ही तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई किसान खेती करता है तो वो पहले पीएच की जांच करता है वहाँ पर कि पीएच कितना है वहाँ का, ठीक है। पीएच की जांच करता है। अगर मान लो उसका पीएच जो है इतना है, मान लो उसका पीएच अम्लीय आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए उसमें क्षारकीय पदार्थ डाल देगा। इसी तरीके से अगर किसी का पीएच क्षारकीय आ रहा है तो वो उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए उसमें अम्लीय पदार्थ डाल देगा। तो ये होता है हमारा पीएच मिट्टी को लेकर।
फिर हमारे जो दांत होते हैं, दांतों को दंत क्षय बोला जाता है, टूथ डिके, यानी कि हमारे दांत जो होते हैं ना ये भी पीएच को लेकर काफ़ी मतलब संवेदनशील होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, ठीक है, जिसे टूथ इनेमल या दंत वल्क बोला जाता है। दंत वल्क या टूथ इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारे दांतों में, और हमारे दांतों के अंदर सबसे कठोर पदार्थ होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हमारे दांतों का, यानी हमारे शरीर का, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिससे हमारे दांत बने होते हैं। हालांकि ये जल से तो कोई मतलब जल से इसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर हम जब रात को मीठा खाकर सो जाते हैं या कुछ भी ऐसा खाकर सो जाते हैं जिसकी प्रवृत्ति अम्लीय हो, तो सुबह उठते उठते हमारा जो मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 से भी नीचे जा चुका होता है, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से भी नीचे होता है। इसीलिए हम कुछ ऐसे पदार्थों से हमारा जो ब्रश है वो ऐसे पदार्थों से करते हैं जो क्षारकीय होते हैं, ताकि वो हमारे मुंह के पीएच को क्या कर सके, उदासीन बना सकें, यानी कि मुंह के पीएच को और हमारे दांतों को ख़राब होने से बचा सकें, ठीक है। तो जो भी आपके टूथपेस्ट वगैरह होते हैं इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारकीय होती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर आता है कि कुछ इंसेक्ट होते हैं या कुछ कीड़े होते हैं जो पीएच को लेकर बड़े वो होते हैं, पीएच से अपना बचाव करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, तो इन सभी के डंक में ना मिथेनॉइक एसिड होता है। मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। तो इन सभी के डंक में मिथेनॉइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है, जिसके कारण जब ये आपको काटते हैं तो आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन के ऊपर जलन होने लग जाती है, सूज जाता है, वो स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सब जो होता है ये मिथेनॉइक एसिड के कारण होता है। तो ऐसे समय में अभी हमने पढ़ा था कि एसिड को उदासीन बनाने के लिए एक अम्ल को मतलब मिथेनॉइक अम्ल होता है, एक अम्ल को उदासीन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक क्षारक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे केस में हम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है वो एक क्षारक होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो पीएच के दैनिक जीवन के जो प्रभाव थे। अच्छा, नेटल का और बता देता हूँ। नेटल जो होता है एक पौधा होता है। नेटल एक पौधा होता है, जब अगर हमें इसका वो लग जाता है ना, कांटा लग जाता है नेटल का, तो भी हमें सेम जलन होती है। तो ऐसे समय पे हम दूसरे एक पौधा होता है उसका पत्ता इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है, उसके पत्ते का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा पीएच को लेकर जितनी भी चीज़ें थी सब खत्म हो गई। अब हम शुरू करने वाले हैं लवण के बारे में। तो लवण जो होते हैं बेसिकली एक अम्ल और एक क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ ना आए तो आप वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, हो सकता है आवाज़ आने में प्रॉब्लम हो क्योंकि मेरा जो गला है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेना। तो देखो लवण लवण जो होते हैं, लवण एक अम्ल और एक क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से बनते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब एक अम्ल और एक क्षारक जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो लवण होगा इसकी प्रवृत्ति इन दोनों के अनुसार होगी। अगर ये दोनों ही प्रबल होंगे, ठीक है, ये दोनों ही एक जैसे होंगे तो लवण जो होगा वो उदासीन होगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, मान लो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो ये लवण जो होगा ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। और यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान चुके हो। तो लवण जो है ना, सीधा सीधा हम यहाँ पर NaCl के बारे में पढ़ने वाले हैं। NaCl या साधारण नमक, ये जो हम घर में नमक खाते हैं ये उसी का फॉर्मूला है। उसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है या फिर NaCl बोला जाता है, ठीक है। अब ये NaCl जो है इसी से हम 5 चीज़ें बनाते हैं। 5 चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखो 5 चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहली जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं चलो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये हिंदी में आप लिख लेना, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। फिर दूसरा होता है विरंजक चूर्ण, जिसे हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। फिर जो तीसरा आता है हमारा वो आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3, जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, और ये विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, ये हमारा धोने का सोडा होता है, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये एक NaCl का उपयोग करके इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। अच्छा, ये मत समझ लेना कि सिर्फ NaCl का ही यूज़ होता है, इनमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं NaOH को लेकर। तो चलो
अब NaCl के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। NaCl जो है वैसे तो हम इसको लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर ये जो है हमें समुद्र से मिलता है, ठीक है, समुद्र से मिलता है NaCl हमें। आप जानते होंगे कि नमक जो है, अगर किसी घर वाले ने आपको कभी घर में सुना हो, आपने घर में या स्कूल में कभी सुना हो कि NaCl जो है ये कहाँ से मिलता है, हमें समुद्र से मिलता है। तो इतना ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, बस इतना समझ लो कि बेसिकली हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक विलयन लेना है। किसका विलयन लेंगे? NaCl का एक विलयन लेंगे, यानी कि नमक को आप पानी में घोल के रेडी रखो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने पांचों रसायन, ठीक है। नमक को आपने पानी में घोल कर रखा, ठीक है। नमक को जब आपने पानी में घोला, मान लो आपने एक कंटेनर लिया, इस तरीके से बर्तन लिया, बर्तन के अंदर ना 2 रॉड लगा दी, 2 रॉड लगा दी, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड, ठीक है। एनोड जो होगी, एनोड इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, एक होती है कैथोड। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा होगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर जो विलयन लिया जाता है ना, ये NaCl लिया जाता है। जब NaCl के विलयन से अभी हमने क्या किया था, NaCl और जल को मिलाया था, जो मैंने आपको बोला कि आप NaCl और जल को मिला के रखो, नमक और पानी को मिला के रखो। जब हमने इसमें से विद्युत प्रवाहित करा दी, क्या कर दी? विद्युत प्रवाहित कर दी। जब हमने इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे, जब हम इसमें से मतलब विद्युत प्रवाहित करेंगे ना, तो विद्युत प्रवाहित करने पर ये NaOH बन जाएगा, ठीक है, NaOH बनेगा। साथ में यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी। क्लोरीन गैस जो होगी ये एनोड पर निकलेगी, ठीक है, एनोड पर जाकर निकलेगी, उत्पन्न होगी। और हाइड्रोजन गैस जो होगी ये आपकी कैथोड पर निकलेगी। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन गैस कहाँ निकलती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलती है, तो इस तरीके से। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण है। हमने सबसे पहला पढ़ा था क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये किससे बन गया जाकर? हमारा जो साधारण नमक होता है उससे बना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं इनके उपयोग की। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो H2 जो होता है ना, H2 ईंधनों में यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ईंधनों में यूज़ करते हैं, मार्गरीन में यूज़ करते हैं। और जब खाद होती है ना, जो आपके खेतों में डलती हैं, खेतों में जो खाद डलती है उसमें एक पदार्थ डलता है अमोनिया नाम का, NH3। इस NH3 को बनाने में भी हाइड्रोजन का उपयोग करा जाता है। फिर ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन को हम एक रोगाणुनाशक के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि पानी को साफ़ किया जाता है। जितने भी डिसइंफेक्ट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको मारने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फिर जो PVC के पाइप वगैरह बनते हैं, PVC पाइप अगर आपने सुना हो, कभी टीवी में ऐड वगैरह देखा हो, तो PVC पाइप जो होते हैं वो भी क्लोरीन से बनते हैं। फिर एक CFC होता है, CFC जो होता है ये भी आपका क्लोरीन से बनता है। तो ये सब चीज़ें क्लोरीन से बनती हैं। NaOH ज़रूरी है। NaOH के जो उपयोग होते हैं, इसका सबसे पहला उपयोग है, ये धातुओं की सफाई करने में उपयोग किया जाता है। किसमें? धातु की सफाई करने में। धातु की सफाई हम NaOH को उपयोग करके कर सकते हैं। हम इससे कागज़ भी बना सकते हैं, हम इससे साबुन भी बना सकते हैं। तो ये NaOH के बारे में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूरी जानकारी थी, जो मैंने आपको यहाँ तक दे दी, ठीक है। अब हम करेंगे आगे। देखो, हमने पहला वाला कर लिया, अब दूसरा वाला क्या था? अच्छा, ये Cl2 के बारे में याद रखना। ये Cl2 जो यहाँ से आई, अभी इसका उपयोग होगा। अच्छा, एक चीज़, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। इस पूरी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। ऐसा क्यों? क्योंकि NaOH जो होता है एक क्षारक होता है और क्लोरीन गैस, तो इस अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, वो क्लोरीन होती है और एक क्षारक होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना। और हाँ, इस NaCl को जो जल में मिलाने पर हमने विलयन बनाया था, NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्राइन। NaCl के जलीय विलयन को क्या कहेंगे? ब्राइन कहेंगे। तो ये चीज़ सारी जानकारी मैंने आपको दे दी NaOH के बारे में, कैसे बनता है, कैसे क्या सब कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम निर्माण कहते हैं। उपयोग, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि NaOH का निर्माण बताओ, तो NaOH के निर्माण में आप ये सारा लिख देंगे। फिर इनके जो उपयोग हैं वो भी आप सारे लिख देंगे। नीचे लिखेंगे क्लोरीन का उपयोग कहाँ होता है, NaOH का उपयोग कहाँ होता है, इस तरीके से सारा लिख देंगे। वो सब बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सेकंड वाले पर। तो हमारा जो सेकंड वाला है, सेकंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हमारा विरंजक चूर्ण, ठीक है। दूसरे नंबर का जो है वो है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, अच्छा, विरंजक चूर्ण जो है
क्या होता है इसका फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम बोलते हैं इसे, केमिकल नेम होता है इसका, रासायनिक नाम होता है। अब ये कैसे बनता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि क्लोर क्षार प्रक्रिया से एक गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस निकली, ठीक है। अब इस क्लोरीन गैस को चूने के पानी से प्रवाहित कर दिया जाता है। जी हाँ, चूने का पानी, जो हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं और सेकंड में भी हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर, जो चूने का पानी टेस्ट होता था पिछली वाली वीडियो में, ठीक है। तो चूने के पानी से जब हम इसको प्रवाहित करते हैं, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में जल यहाँ से हमें मिल जाता है, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अच्छा, जल नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ से। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो कैसे बनता है ये विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया शायद रिएक्शन, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, हाँ यहाँ पर H2O जल आएगा, माफ़ कीजिए जल आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि चूने का पानी होता है, उसके अंदर से जब हम क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस कहाँ से आती है, ये क्लोरीन गैस ब्राइन जो होता है, यानी कि जो साधारण नमक का जो जलीय विलयन होता है उसमें से विद्युत प्रवाहित करने पर ये गैस बनती है। उसी गैस को हम यहाँ पर ला के रखते हैं, ठीक है, इसमें से प्रवाहित करा देते हैं। ये क्या बना देता है, CaOCl2, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग जो होते हैं, ये कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, उनकी ब्लीच, वैसे इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है इंग्लिश में, आपने ब्लीच वर्ड ज़रूर सुना होगा, ठीक है। अगर ये विरंजन नहीं सुना तो ब्लीच वर्ड ज़रूर सुना होगा। तो कपड़े की ब्लीचिंग, कागज़ वगैरह की जो ब्लीचिंग होती है, और आपके रासायनिक चीज़ों में भी इसका बड़ा उपयोग होता है। एक उपचायक होता है। उपचायक का मतलब, अच्छा, उपचायक का मतलब फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा हो आपने तो मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पर उपचयन और अपचयन, हमने वहाँ पर ये पढ़ा था। उपचयन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो जिस पदार्थ का उपचयन होता है, ध्यान से सुनना, जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम उपचायक कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपचायक। जिसका अपचयन होगा उसे उपचायक बोला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लो। तो ये जो होता है ये जो होता है ये एक उपचायक होता है। उपचायक का मतलब इसका अपचयन होता है, मतलब ये ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है। जब हम इसको रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग करते हैं इसका, तो ये ऑक्सीजन छोड़ देता है, इसलिए इसको एक उपचायक बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके उपयोग जो हैं बता ही दिए मैंने आपको। अच्छा, और एक और उपयोग होता है इसका कि विरंजक चूर्ण को ना कभी कभी पानी में भी डाल दिया जाता है, क्योंकि ये रोगाणुओं का नाश कर देता है, इसलिए, ठीक है। तो ये 2 हमारे हो गए हैं, अब सिर्फ 3 और बचे हैं। तो चलते हैं आगे, तीसरे पर चलते हैं। तीसरा जो है बेकिंग सोडा, या जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है, ठीक है, खाना सोडा बोलते हैं वैसे इसे। तो अब हमारा जो तीसरा वाला होता है, तीसरा वाला जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी कि रासायनिक नाम जो होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और NaHCO3 जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है। अब ये बनता किस किस चीज़ों से, ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो होता है साधारण नमक। साधारण नमक के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड भी डालो, जल भी डालो, और जल के साथ साथ एक नई चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं अमोनिया, इसको भी डाला जाता है। जब हम इसको डालते हैं तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होती है NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, और साथ में NaHCO3, मतलब बेकिंग सोडा। इसको हमें नहीं देखना है थोड़ी देर के लिए, बस आप इतना याद रखो कि बेकिंग सोडा जो होता है उसके साथ एक और चीज़ बनती है NH4Cl, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं है हमारे उसमें बुक में, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, NaHCO3 को पढ़ेंगे। अब ये जो होता है बेकिंग सोडा होता है, एक पकोड़े में डलता है, समोसे वगैरह में डाला जाता है, जो भी चीज़ें क्रिस्पी होती है ना, थोड़ी कुरकुरी होती है, उन सब चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग करा जाता है। अब जब हम इसको खाने में डालते हैं तो आप जानते हैं कि NaHCO3 जो होगा, अगर आपने खाने में डाला तो खाने में डालते टाइम हम उसको गर्म करते हैं तो ये भी गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होंगे, ये जो है ये ऊष्मा का हुआ है,
चिन्ह जो है ये ऊष्मा को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये जो गर्म होगा, जब बेकिंग सोडा जो होता है वो गर्म हो जाता है, बेकिंग सोडा गर्म होने पर हमेशा सोडियम कार्बोनेट बनाता है जिसका नाम है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और जल भी जो होता है वो निकल जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया तीनों को जोड़कर क्या बना, हमारा बेकिंग सोडा बना। बेकिंग सोडा को हमने दोबारा हीट कर दिया, हीट करने पर क्या बना, ऊष्मा दे दी उसे, ऊष्मा देने पर वो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो गया। अब ये जो है ना, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, बेकिंग सोडा का यूज़ पढ़ने से पहले मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैस निकलती है ना, ये केक, पाव, ब्रेड वगैरह का जो खमीर होता है ना, इन सब का जो खमीर होता है, जो गूंद के रखा जाता है आटा वगैरह, ऐसी चीज़ों को ये फुलाती भी है और मुलायम बनाती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, केक, पाव या ब्रेड के खमीर को फुलाना और उसे मुलायम करना, ठीक है। अब बात करते हैं NaHCO3 की। तो NaHCO3 जो होता है ये एक एंटासिड के रूप में काम करता है, क्योंकि ये एसिड को या अम्ल को क्या करता है, उदासीन बनाता है, ठीक है। फिर ये आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी काम करता है ये, ठीक है। और आपका एक तरीके से ये डिसइंफेक्टेंट के उसमें भी काम कर लेता है, ठीक है। तो NaHCO3 जो है इसके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। अच्छा, ये कागज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कागज़ इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, और साबुन बनाने में नहीं, कागज़ इंडस्ट्री में इसका काफ़ी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो उपयोग है एक चीज़ और बनाने में किया जाता है जिसका नाम होता है बेकिंग पाउडर। अगर हम इसके अंदर कोई भी अम्ल डाल दें, कोई भी अम्ल, मान लो कोई भी अम्ल, अगर हमने इसके अंदर कोई भी अम्ल डाला तो यहाँ से ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। बेकिंग पाउडर के बारे में आपकी बुक में ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा भी नहीं, ठीक है। अगर हम बस आप इतना याद रख लो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका उपयोग, अच्छा मैंने ये बोल दिया कि इसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है, वो चीज़ गलत है। कागज़ बनाने में इसका उपयोग नहीं करते, वो हम NaOH का करते हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो NaHCO3 जो है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक एंटासिड के रूप में ये काम करता है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बता चुका हूँ, बेकिंग पाउडर। अब बस ये जो हमारा तीसरा वाला था ये यहीं तक है। अब हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ वाले के बारे में। फोर्थ जो होता है वो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो धोने का सोडा जो होता है वो बहुत ही ईजी चीज़ है, और कैसे बनती है देखो मैं बताता हूँ आपको। धोने का सोडा जो होता है ना, अभी जो हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था, जब हम बेकिंग सोडा को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जैसे मान लो NaHCO3 है, अभी हमने पढ़ा कि जब हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं तो एक चीज़ बन के आती है Na2CO3, और ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन कौन सी चीज़ मिली थी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी और जल मिला था, ठीक है। अगर आप मान लो इसी के अंदर, इसी Na2CO3 के अंदर, Na2CO3 के अंदर जल के 10 अणु या 10 अणु जोड़ दो, ठीक है। जब आप इसके अंदर जल के 10 अणु जोड़ोगे तो ये उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। क्रिस्टल जानते हो, जैसे चीनी का जो दाना होता है ना, वो एक तरीके का क्रिस्टल होता है। तो अगर आप Na2CO3 और जल को मिला दोगे तो वो क्रिस्टल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा Na2CO3.10H2O, देखो इसका मतलब होता है क्रिस्टल बनना, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्रिस्टल के रूप में बाहर निकलेगा, और इन्हीं क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा। जो डिटर्जेंट होते हैं या साबुन होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, ग्लास इंडस्ट्री में उपयोग होता है, कागज़ के उसमें इंडस्ट्री में उपयोग होता है, साबुन में इसका उपयोग होता है, जो बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग होता है। जैसे सोडियम के कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं सोडियम की जिनको बोरैक्स बोला जाता है। सोडियम से बनने वाली चीज़ें जैसे बोरैक्स बनता है, ऐसी चीज़ों में भी उसका काफ़ी उपयोग होता है, ठीक है। तो हमारा चौथा वाला भी हो गया। चौथे वाले का नाम था वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। धोने का सोडा कैसे बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को गर्म किया, गर्म करने पर वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट बनाने को जब सोडियम कार्बोनेट में जब हमने जल मिला दिया, जल मिलाने पर उसने क्या करा, उसी के क्रिस्टल बना दिए। ये किसके क्रिस्टल हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, धोने का सोडा बोलते हैं। उपयोग भी मैंने आपको इसके बता ही दिए, बाकी के अगर कोई उपयोग रह गए हों तो आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा पांचवा और आखिरी, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP। क्या बोला जाता है, POP। जो दीवारों पर लगाई जाती है वही POP है ये, ठीक है। CaSO4.1/2H2O। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है,
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि ये बनती कैसे है। देखो एक यही कैल्शियम सल्फेट का ही एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है जिप्सम। क्या होता है उसका नाम? जिप्सम। अब जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O, या फिर अगर आप इसे केमिकल नेम में बोलोगे, रासायनिक नाम में बोलोगे, तो इसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो यदि इस जिप्सम को CaSO4.2H2O को हम 373 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 373 केल्विन का ही तापमान होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 373 केल्विन पर जब हम इसे ऊष्मा प्रदान करेंगे ना, जब हम इसे गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तब जाकर ये CaSO4 बना देगा। CaSO4.1/2H2O, और साथ में जो जल का 1.5 अणु होगा, कितना होगा? 1.5 अणु होगा, वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या POP कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। कैसे बनता है? CaSO4.2H2O यानी कि जिप्सम को आपने 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया, गर्म करने पर उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना दिया। ठीक है, POP बना दिया। अब ये जो POP होती है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत जल्दी कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से इस POP को यूज़ करके हम घर में खिलौने वगैरह बनाते हैं, कुछ डेकोरेशन का सामान बना देते हैं। ठीक है, और जो प्लास्टर वगैरह जो हड्डियों पर चढ़ाए जाते हैं उसमें भी POP का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि इस जिप्सम को हमने 400 डिग्री पे हीट कर दिया होता, 400 डिग्री पे ऊष्मा दे दी होती, तो क्या होता? देखो उस केस में अगर मान लो जिप्सम जैसे ये है CaSO4.2H2O, ठीक है, अगर यदि आप इसे 400 केल्विन पर गर्म कर दोगे ना, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट देगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नहीं देगा, सिर्फ कैल्शियम सल्फेट देगा। और इसके पास कठोरता का गुण नहीं होगा। POP के पास तो होता है बट इसके पास नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है। तो हमें जिप्सम को कब हीट करना चाहिए? 373 पे। ये MCQ में आ सकता है कि POP बनाने के लिए जिप्सम को कितने डिग्री केल्विन पर वो किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? 373 पे किया जाता है। लेकिन 400 पे अगर आपने कर दिया तो 400 पे करने पर वो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और ये जो कैल्शियम सल्फेट होगा इसके पास कठोरता का जो भी कोई गुण होगा वो नहीं होगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। अच्छा, एक चीज़ और कि यदि इस POP के अंदर हम दोबारा से पानी मिला दें तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। ये रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब POP दीवारों पे लगाए जाते हैं ना, तो शायद उसमें पानी मिलाया जाता है, तो पानी मिलाने के बाद वो दोबारा जिप्सम बन जाता है, और जिप्सम के पास कठोरता का गुण होता है, दीवारों पर लग के या खिलौनों में या प्लास्टर पर लग के ये कठोर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बचा है, और ये चैप्टर भी हो गया हमारा ख़त्म। आखिरी टॉपिक जो है वो है क्रिस्टलीकरण का जल। ठीक है, अब क्रिस्टलीकरण का जल क्या होता है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था Na2.10H2O के बारे में, यानी कि धोने का जो सोडा होता है उसके बारे में। ठीक है, तो एक लवण के अंदर जल के कितने अणु हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण का जल कहेंगे। जैसे इसमें देख लो, इसमें जल के कितने अणु हैं? 10 अणु है ना, तो इसका क्रिस्टलीकरण का जल कितना है? 10। बात खत्म। बस यही होता है आपका क्रिस्टलीकरण का जल। जैसे अभी हमने CaSO4 के बारे में पढ़ा, CaSO4.2H2O, तो इसका क्रिस्टलीकरण का जल बताओ कितना है? 2 है। इसमें जल के 2 अणु हैं तो 2 है, तो कितना है इसका? 2 है। अगर मैं कैल्शियम CaSO4.1/2H2O के बारे में पूछूं आपसे तो कितना होगा? 1/2 होगा। ठीक है, तो ऐसे लवण को जलीय लवण भी कहा जाता है, जलीय लवण या फिर हाइड्रेटेड लवण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे लवण जिसके साथ जल के कुछ अणु जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लवण जिनके साथ कुछ जल के कुछ अणु जुड़े हुए होते हैं, उन्हें हाइड्रेटेड लवण या फिर जलीय लवण भी कहा जाता है। और जल के जितने अणु जुड़े होंगे उसे हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं, उतने अणुओं को हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर हो जाता है ख़त्म।